हेलो बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के विभिन्न उद्देश्य। तो प्रबंध के विभिन्न उद्देश्य क्या है, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। प्रबंध के उद्देश्य मुख्यतः 3 होते हैं। नंबर 1, यानी कि प्रबंध करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रबंध करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप अपनी संस्था के लिए अच्छी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसके पीछे आपके कारण क्या हैं, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या फिर किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप प्रबंध कर रहे हो। तो मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, संगठन, यानी कि जो कंपनी है हमारी, संगठन अथवा संस्था के लिए। दूसरा, समाज के लिए। और तीसरा, संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनके लिए। इन्हें व्यक्तिगत उद्देश्य भी कहते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो प्रबंध के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। सबसे नंबर 1, संगठन के लिए उद्देश्य। जिस संस्था के लिए मैनेजमेंट की जा रही है उस संस्था के प्रति प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं। यानी कि जो जैसा कि रिलायंस ने मैनेजर अपॉइंट किए तो रिलायंस कंपनी के प्रति उन मैनेजर्स के क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कि वो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उस मैनेजमेंट करने का क्या क्या फ़ायदा होगा। यानी कि रिलायंस कंपनी ने अगर अच्छी मैनेजमेंट करी तो मैनेजमेंट का रिलायंस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, लंबे समय तक रिलायंस कंपनी जीवित रह सकती है। यहाँ पर ये मतलब है रिलायंस कंपनी को मर या जी नहीं रही है। लंबे समय तक जीवित रहने का मतलब है कि अगर रिलायंस कंपनी ने अच्छी मैनेजमेंट करी या मैनेजमेंट करने का मतलब अच्छी मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो जब रिलायंस कंपनी मैनेजमेंट करेगी तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, मार्केट में अच्छी खासी गुडविल होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वो अच्छी सेल करेंगे और अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो कोई भी संस्था अगर अच्छे लाभ कमा रही है तो वो लंबे समय तक जीवित रह पाएगी, अपने खर्चों को पूरा कर ले और बाकी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो प्रत्येक संस्था इसलिए मैनेजमेंट करती है ताकि लंबे समय तक जीवित रह पाए। जीवित रहने का मतलब है अपने खर्चों को पूरा कर सके। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में मेरे लाभ वाला अलग से बना दिए। तो पहले पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि लंबे समय तक जीवित रहना, कि लंबे समय तक अपना उत्पादन करती रहे, सेल करती रहे और अपने खर्चों को पूरा करती रहे, मार्केट के अंदर उसकी गुडविल बनी रहे, तो लंबे समय तक जीवित रहे। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट करने का, क्या है कि मैनेजमेंट करने से संस्था को क्या बेनिफिट मिलता है कि लंबे समय तक अच्छे लाभ प्राप्त हो। तो प्रत्येक संस्था यही चाहेगी लंबे समय तक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए मैनेजमेंट की जाती है। तो मैनेजमेंट करने के 2 बेनिफिट नज़र आए संस्था को। एक तो लंबे समय तक जीवित रह पाएगी, सेल करेगी, प्रोडक्शन करेगी, अपने खर्चे प्राप्त करेगी, खर्चों को निकाल पाएगी। यानी कि 100 रुपये का अगर खर्चा आ रहा है तो 102, 103, 105 रुपये में बेच सकती है, तो खर्चे तो पूरे हो रहे हैं ना। और 100 रुपये की लागत पर अगर 150 रुपये में बेच रही है, 140 रुपये में बेच रही है, तो अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं। तो खर्चों को भी पूरा करना, अच्छे लाभ भी प्राप्त करना, और जो पैसा बच गया है लाभ प्राप्त करने के बाद, यानी कि लाभ प्राप्त करते करते जब पैसा अच्छा खासा बन जाता है तो उस पैसे को फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, पुनः निवेश कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारे पास पैसा बचा था लाभ के रूप में, उसे जब कंपनी आगे निवेश कर देती है तो उससे और ज़्यादा लाभ मिलने लग जाते हैं। तो विकास होगा कब, जब आप अच्छी मैनेजमेंट कर पाओगे। तो अच्छी मैनेजमेंट करने या फिर मैनेजमेंट करने की वजह से संस्था को 3 लाभ प्राप्त होते हैं, या 3 उद्देश्य हैं जिसकी वजह से संस्था प्रबंध करती है। एक तो लंबे समय तक जीवित रहना, लंबे समय तक अच्छे लाभ प्राप्त करना, और तीसरा विकास करना। अब अच्छी मैनेजमेंट की वजह से समाज को क्या क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि समाज के लिए प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य। प्रबंध क्या उद्देश्य रख करके समाज को अपनी तरफ से योगदान देता है, मूल्य नियंत्रित करता है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करोगे तो आप कम लागत पर अच्छा उत्पादन कर सकते हो। जब कम लागत पर अच्छा उत्पादन होगा तो वस्तु की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप अच्छी मैनेजमेंट करिए ताकि वस्तु की कीमत आपको खुद सस्ती मिले, जिसकी वजह से आप मार्केट में भी सस्ते रेट पर बेच पाओ। मूल्य नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप कम पर बेचो, आपका खर्चा आ रहा है 100 रुपये, आप 99 रुपये में बेचो, 98 रुपये में बेचो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपकी जो 100 रुपये की लागत आ रही है और अगर आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट करो तो हो सकता है लागत आपकी 80 रुपये आ जाए। जब खुद की आपकी लागत 80 रुपये आएगी तो जहाँ पर पहले आप 100 रुपये 110 रुपये में बेच रहे थे, वहीं पर ही आप 85 रुपये में बेच करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हो। और कस्टमर को जहाँ पर पहले वो 105 रुपये 110 रुपये में मिल रही थी, वहीं पर 85 रुपये में मिलेगी। तो इससे समाज का भी लाभ होगा ही होगा।
तो समाज के लिए प्रबंध का क्या उद्देश्य है? मूल्य को नियंत्रित रखना। और जब आप अच्छी ग्रोथ करोगे, जैसे विकास करोगे, तो आप एक की जगह 4 फैक्ट्रियाँ खोलोगे। जब आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोलोगे तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, अपने संस्था को बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप रोज़गार भी ज़्यादा दोगे मार्केट के अंदर। तो समाज के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं प्रबंध के? एक तो मूल्य को नियंत्रित रखेंगे, दूसरा रोज़गार अच्छा होगा, और जब आप अच्छी टेक्नोलॉजी से, अपने अच्छे मैनेजमेंट की वजह से अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे तो उससे वातावरण भी दूषित होने से बचेगा। एक जहाँ पर अनमैनेज्ड कंपनी है, अनमैनेज मतलब वहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे टूट फूट भी ज़्यादा हो रही होगी, शोर शराबा भी ज़्यादा होगा। शोर शराबा होगा तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई अच्छी कंपनी है जहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है, तो वहाँ शोर शराबा कम होगा। जो गंदा प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि अगर वहाँ पे जूते बनाने वाली कंपनी है तो जो वेस्टेज निकलती है उसके लिए उन्होंने, उसको दूर करने के लिए भी उन्होंने अच्छी व्यवस्था बना रखी होगी। तो ना तो कोई पानी वाला पोल्यूशन होगा, यानी कि जल प्रदूषण भी नहीं होगा, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि ना तो वाटर पोल्यूशन होगा ना ही नॉइज़ पोल्यूशन होगा। तो समाज के लिए, समाज भी चाहता है कि अच्छी मैनेजमेंट हो। क्यों? क्योंकि समाज को अच्छे प्रबंधन से क्या क्या फ़ायदा होता है? एक तो मूल्य नियंत्रण रहेगा, मूल्य नियंत्रित रहेगा, अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और वातावरण भी दूषित होने से बचेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रबंध के, अच्छे प्रबंध के संस्था के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं। अच्छे प्रबंधन की वजह से संस्था लंबे समय तक जीवित रहती है। अच्छे प्रबंधन की वजह से संस्था लंबे समय तक अच्छे लाभ कमाती है, और अच्छे प्रबंधन की वजह से संस्था को विकास करने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। तथा अच्छे प्रबंधन की वजह से समाज को भी फायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा होता है? अच्छे प्रबंधन की वजह से मूल्य नियंत्रित रहता है समाज में। अच्छे प्रबंधन की वजह से अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं कंपनी की तरफ से, और अच्छे प्रबंधन की वजह से वातावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि अच्छे प्रबंधन की वजह से संस्था को, जो संस्था में जो काम कर रहे हैं लोग, कर्मचारी, उनको क्या क्या फ़ायदा होता है, या फिर संस्था में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। इसी को हम व्यक्तिगत उद्देश्य भी कहते हैं। तो जो लेबर काम कर रही है, जो कर्मचारी वर्ग काम कर रहा है, खाली लेबर नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, उस पर मेंटल लेबर भी आती है और फिजिकल लेबर भी आती है। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से जो काम कर रहे हैं लोग, मतलब जो फिजिकल रूप से जो काम कर रहे हैं यानी कि लेबर वर्ग, और दूसरा जो मेंटली रूप से काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे सीए कोई काम कर रहा है, या मैनेजर कोई काम कर रहा है, या फाइनेंस मैनेजर जो काम कर रहा है, या अकाउंटेंट कोई काम कर रहा है, या रिसेप्शन पे जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो इस प्रकार के लोग जो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार के काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए पर अच्छे प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य। तो नंबर 1, जो भी कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी कि अगर अच्छा प्रबंधन रहेगा तो जितने भी संस्था में काम करने वाले लोग हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताएं, यानी कि उनको सैलरी टाइम पर मिलेगी, उनके जो अलाउंसेज हैं उन्हें टाइम पर मिलेंगे। अलाउंसेज जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, और TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। या अगर आपने ये शब्द नहीं सुने तो आप ये सिंपल मान करके चलिए कि सैलरी और बोनस वगैरह। तो सैलरी, बोनस उन्हें टाइम पर मिलेगा। सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करना, जैसे समाज में स्थान प्राप्त करना, अगर उन्हें सैलरी टाइम पर मिलेगी और सैलरी में ग्रोथ होगी, सैलरी में ग्रोथ मतलब हर साल में एक बार उनकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। तो जब और अच्छे मतलब उनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम करने पर उनको एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जा रहा हो, एक्स्ट्रा उनको पैसे भी दिए जा रहे हो एक्स्ट्रा काम करने के। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उनकी वित्तीय आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, साथ साथ में उनको समाज में स्थान भी प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ABC लिमिटेड में काम करता है और कहीं पर दूसरा व्यक्ति रिलायंस कंपनी में काम करता है, तो रिलायंस में काम करने वाले व्यक्ति की एक अलग सी इमेज होती है, क्योंकि रिलायंस का एक अच्छी खासी गुडविल है, एक अच्छा खासा नाम है। तो एक व्यक्ति जो कि, या 2 व्यक्ति हैं जो कि सेम क्वालिफिकेशन लेकर के आए हैं, लेकिन और साथ ही साथ वो दोनों की दोनों अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, और एक कंपनी में काम करने पर एक व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं जिससे वो केवल एक स्कूटर खरीद पा रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति सेम क्वालिफिकेशन वाला है लेकिन वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और अपनी सैलरी की वजह से, अपनी सेविंग की वजह से वो कार खरीद पा लेता है। तो जब वो कार खरीदेगा तो समाज में उसका एक स्थान होगा, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, उसका जीवन स्तर बढ़ता है। तो अच्छे प्रबंधन से संस्था में काम कर रहे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनको समाज में स्थान मिलते हैं। जब अच्छी मैनेजमेंट होगी तो संस्था को लाभ पहुंचेगा, तो उसकी वजह से
उसमें काम करने वाले लोगों को भी लाभ पहुँचेगा और संस्था में काम करने वाले लोग अच्छी मैनेजमेंट की वजह से कर्मचारियों को विकास करने के भी अवसर मिलते हैं। एक संस्था जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बस केवल माल बनाना है, बेचना है, माल बनाना है, बेचना है और उनको एक ही फिक्स सैलरी मिल रही है, कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है उनकी, चाहे वो 8 घंटे काम करें चाहे वो 12 घंटे काम करें, उनको सेम ही सैलरी मिलती है। कोई 4 घंटे काम करने के उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी नहीं मिलता। तो ऐसी संस्था में अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कोई दूसरी संस्था है जहाँ पर जितने घंटे काम किया जाएगा एक्स्ट्रा उनको ओवर टाइम मिले, उनकी सैलरी भी बढ़े और अगर वो अच्छा काम करके दे रहे हो तो उनकी प्रमोशन भी हो, उनको उन्नति के अवसर भी मिले। तो ऐसी संस्था में काम करने से कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है और वो अपनी अच्छी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करके संस्था को लाभ पहुँचाते हैं। तो अच्छे प्रबंधन की वजह से संस्था में काम करने वाले लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है? उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उनको सैलरी मिलती है अच्छी, उनका समाज में स्थान प्राप्त होता है और उनके विकास के भी अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट से जब संस्था को फ़ायदा मिलेगा तो कर्मचारियों को भी ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। तो कर्मचारियों की भी निगाह रहती है कि अच्छा हमारी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिससे उनको दिवाली पर बोनस मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, उनकी सैलरी बढ़े, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाए या संस्था की तरफ से उनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी पैसा मिले, उनको ओवर टाइम मिले, उनको मुफ्त वर्दी मिले, मुफ्त यूनिफॉर्म मिले, उनको घर के अच्छे घर में रहने की सुविधा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिले, उनको आने जाने के लिए बाइक या स्कूटर कुछ मिले, उनको अच्छे घर में रहने की सहूलियतें मिले, उनकी तरक्की के उचित अवसर प्राप्त होते रहे। तो ये सब तभी हो पाएगा जब मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम करे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन कि संस्था में अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो उसके विभिन्न उद्देश्य क्या क्या हैं। तो प्रबंध के विभिन्न उद्देश्य और 3 बताए मैंने। एक संगठन के लिए उद्देश्य, लंबे समय तक जीवित रहना, अच्छे लाभ प्राप्त करना, विकास करना, और संस्था द्वारा समाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है अच्छी मैनेजमेंट के माध्यम से। मूल्य नियंत्रित रहेगा, अधिक रोजगार मिलेगा, वातावरण दूषित नहीं हो पाएगा, तथा अच्छी मैनेजमेंट की वजह से संस्था में जो कर्मचारी हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, उनको सैलरी टाइम पर मिलेगी, पूरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी सैलरी, समाज में उनका स्थान होगा और कर्मचारियों के उन्नति के अवसर भी मिलते रहेंगे। लास्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन के लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा, अच्छी मैनेजमेंट या अच्छा प्रबंधन तभी माना जाएगा जबकि किसी भी संस्था के संगठन के प्रति उद्देश्य तथा व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों में संतुलन बना रहे। इस बात का ये मतलब है कि अगर संस्था मैनेजमेंट कर रही है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन उन्होंने केवल संस्था के प्रति उद्देश्यों को ही पूरा किया और कर्मचारी वाले उद्देश्यों को छोड़ दिया, तो वहाँ पर भी उसको अच्छी मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। और कोई संस्था जो कि समझ लो मतलब दयालु प्रवृत्ति की है और अच्छे प्रबंधन के बावजूद उन्होंने केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को ही पूरा किया, अपने वाले उद्देश्यों को छोड़ दिया, तो वो संस्था भी तरक्की नहीं कर पाएगी। कर्मचारियों के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, चलो कर्मचारी तो खुश रहेंगे, लेकिन संस्था वहाँ पर पीछे रह जाएगी, या फिर संस्था केवल अपने लिए सोचेगी तो कर्मचारी पीछे रह जाएंगे। तो प्रत्येक संस्था को चाहिए कि उसका उद्देश्य ये रहे कि अच्छा मैनेजमेंट करें, और अच्छा मैनेजमेंट तभी माना जाएगा जब संस्था इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करे, तीनों उद्देश्यों को पूरा करे, और विशेषकर संस्था के प्रति उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर ही पूरा कर देता हूँ मैं। प्रबंध का महत्व बताइए, प्रबंध का महत्व समझाइए। तो अभी तक हमने जितना भी 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन जो पढ़े हैं, प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध की परिभाषा, प्रभावपूर्णता वगैरह जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उन सब से आपको प्रबंध की जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि प्रबंध क्यों होना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी चलिए, पॉइंट लिख दिए हैं, तो बुक में था तो ये मुझे करवाना ज़रूरी है, तो मैंने लिख दिए, पॉइंट देख सकते हैं। तो प्रबंध के माध्यम से क्या होता है, संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा प्रबंध का महत्व यही है कि संस्था क्या चाहती है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, और लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जब मैनेजमेंट हो। तो प्रबंध ही एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। प्रबंध से कुशलता में वृद्धि होती है। एक अनमैनेज्ड कंपनी और मैनेज्ड कंपनी में यही फ़र्क है कि मैनेज्ड कंपनी होगी तो वहाँ पे कुशलता, जितने भी कर्मचारी हैं सबके सब कुशल काम करेंगे, सबको अपने काम के बारे में आइडिया होता है क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है ना। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के अंदर मुझे पता है कि मुझे अपने अकाउंट्स पढ़ाना है और बिजनेस स्टडी पढ़ाना है। अगर मुझे बोल दिया जाए कि मुझे हिंदी भी पढ़ानी पड़े, मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी पड़े, मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी पड़े, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ानी पड़े और छोटी क्लास भी पढ़ानी पड़े, उसके अलावा स्कूल के अंदर
और भी क्लर्क का काम भी करना पड़े तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी कुशलता तभी है जब संस्था की तरफ से मुझे ये निर्धारित किया जाए कि मेरा वास्तविक काम क्या है, और अच्छी मैनेजमेंट द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को उसके कामों के बारे में पूरी तरह से दृष्टिकोण बता करके दिया जाता है कि आपका काम केवल इतना है, आप इस कार्य के अंदर अपनी कुशलता प्राप्त कीजिए। और जब मैं अपने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी वाले काम को ही पूरा करूँगा तो बार बार उसी काम को करने से मेरी कार्य में कुशलता भी बढ़े ही बढ़ेगी। तो प्रबंध से क्या होता है, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी तो संस्था की कुशलता अपने आप ही बढ़ जाएगी। प्रबंध द्वारा गतिशील ढांचा तैयार होता है या गतिशील संगठन तैयार होता है। गतिशील वातावरण है हमारा हर जगह। पहले भी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था मैंने प्रबंध की प्रकृति में कि प्रबंध द्वारा गतिशील वातावरण तैयार किया जाता है। मतलब हमारे जो आसपास का वातावरण है, हमारा कंपटीशन, सरकार की नीति, सब जगह गतिशीलता है, सब जगह कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो प्रबंध क्या करता है, उन परिवर्तनों के अनुसार संस्था को तैयार कर देता है। यानी कि अगर सरकार ने अपनी कोई नीति में परिवर्तन किया है, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज किया है, तो अच्छे प्रबंधन की वजह से हमारी संस्था पहले से ही उस चेंज के लिए तैयार हो जाती है। अगर कॉम्पिटिटर अपने प्राइस के अंदर, अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो हमारी संस्था में अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो कंपटीशन की वजह से हम अपने आप को पहले से तैयार कर पाएंगे। कोरोना वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोरोना की वजह से अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो कोरोना की वजह से जो हमारे पूरे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसके साथ साथ हम भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हमसे मतलब यहाँ पर कंपनी से, तो हम अपनी संस्था को, अपनी कंपनी को तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी मैनेजमेंट द्वारा संगठन को गतिशील वातावरण के अनुसार बदला जा सकता है। और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अभी क्लियर हो ही चुके हैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि प्रबंध के माध्यम से व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि कर्मचारियों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। उनको सैलरी टाइम पर मिलेगी, उनकी ग्रोथ के अच्छे अवसर होंगे, ठीक है, उनको समाज में स्थान मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट, प्रबंध से सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। समाज के उद्देश्य मतलब मूल्य नियंत्रण किया जा सकता है, समाज के लोगों को रोजगार अच्छे दिए जा सकते हैं, समाज में जो वातावरण है उसको दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो प्रबंध का महत्व इन पांचों पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने केवल इन पांचों पॉइंट्स में दिखाया है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और ये ध्यान रखिए, मैंने अभी मैं आपको थर्ड क्लास में इस बारे में बता रहा हूँ, मेरे फर्स्ट क्लास में वैसे बता देना चाहिए था कि ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ये बस खाली हेडिंग है। इनकी एक्सप्लेनेशन आप अपने नोट्स खुद बनाइएगा। बुक कोई से भी बुक आप लेते हो, R.K. सिंगला, पूनम गांधी, ML जैन, जो भी बुक आप लेते हो, या संदीप गर्ग, कोई सी भी बुक आप लेते हो, तो उसके पॉइंट्स, क्वेश्चन ये वाले ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनके अंदर की एक्सप्लेनेशन आप उस बुक से नोट कर सकते हो। ये बस खाली आपको हिंट देने के लिए है कि पॉइंट आपकी समझ में आ जाए, एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखिए। तो अब तक आपके 5 या 6 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे।